हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और आज हम जो लूसेंट पर आधारित सीरीज चल रही है उसी का एक ये नया पार्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए? गंगा नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर अलमाटी, तो क्या सिर्फ अलमाटी ही बांध है? नहीं, श्री सैलम है, सैलम। और क्या है, एक बांध और है जिसको आप याद रखिए जरूर, नागार्जुन। क्यों नागार्जुन? क्यों? क्योंकि ये नागार्जुन परियोजना भी है और साउथ की मूवी के हीरो का है, इसलिए आपको नागार्जुन याद हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा नदी साउथ में ही है। क्लियर है? अच्छा, नर्मदा नदी के बड़े फेमस बांध हैं, वो आपको याद रखने हैं, जैसे सागर इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। क्लियर है? ये आपको बहुत याद रखने हैं, जरूरी है। क्लियर है? गोदावरी का कभी पूछा नहीं गया है, गंगा नदी पर पूछे नहीं जाते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी यानी कि चौड़ी नदी है। और इसकी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कहाँ, गोमुख से निकलती है। क्लियर है? नदियों के बारे में पहले भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो 5, 6, 7, 8, ये तो गिनती लिखी है, काउंटिंग। तो बताइए कौन सा सही है? इसका आंसर है 7। क्लियर है? कैसे? देखो, बचपन में MBA, 4 देश ये हैं, 3 ही हैं, हो गए 7। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बोलो हाँ। सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है, सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अच्छा, 8 क्या है? तो देखो, 8 को भी यूज़ करते हैं। कैसे? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? अगर 8 के आगे गिनती बढ़ाए 9, तो 9 ऐसे राज्य हैं जिनसे समुद्री रेखा लगती है, ये वाले। कौन से? गोवा है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मिल गए नो? तो ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा 6 की बात करें तो 6 नेशनल वाटरवेज है। ठीक है, जल मार्ग है। तो सबसे बड़ा इलाहाबाद से हल्दिया कौन सी नदी पर बस बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। क्लियर है? दूसरा, सदिया से ढुबरी ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ है। क्लियर है? तो ऐसे गिनती के थ्रू आप ज्योग्राफी इंडिया की याद कर सकते हो। बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? तो इसका आंसर सीधा है स्पेन। देखो, जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा, वो 1939 से लेके 45 तक, यानी कि 6 साल चला। क्लियर है? इसमें 2 खेमे थे, 2 टीम थी देशों की, जैसे जर्मनी, इटली और जापान। क्लियर है? GIJ। और इधर पे एक तरफ थी इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, एक तरफ, और साथ में फ्रांस, फिर अमेरिका और फिर रशिया। क्लियर है? 1941 में अमेरिका ने एंटर किया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी जर्मनी ने और इटली ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया गया था। अब अमेरिका कहाँ छोड़ने वाला था? वो चले सीधे, उन्होंने परमाणु बम फेंके फिर जापान पे। क्लियर है ना? इसीलिए। अच्छा, 6 अगस्त, 9 अगस्त 1945, 1945 इधर पे हिरोशिमा पे परमाणु बम फेंका गया, 9 अगस्त पे नागासाकी। इधर पे जो फेंका गया उसका नाम लिटिल बॉय था, इस इधर जो फेंका गया उसका नाम फैट बॉय था। क्लियर है? बाद में जो है जापान और इन सब ने घुटने टेक दिए थे। और हुआ क्या था, इसके परिणाम स्वरूप UNO की स्थापना हुई 1945 में, कि अब युद्ध नहीं होंगे, सभी देश शांतिपूर्वक रहेंगे। क्लियर है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना हो गई थी 1945 में। क्लियर है? अब ये आप कहोगे सर शुरू कैसे हुआ? शुरू ऐसे हुआ था, 1 सितंबर को, 1 सितंबर को 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। क्लियर है? और फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पे हमला किया। बस क्या है, फिर शुरुआत हो गई युद्ध की। स्पेन में गृह युद्ध छिड़ गया था। अब गृह युद्ध छिड़ गया था तो जर्मनी और इटली ने फ़ायदा उठाया, स्पेन पे जो है हमला कर दिया। और जब स्पेन पे हमला हुआ तो फिर बाकी और देश आ गए, और इंग्लैंड, फ्रांस भी इसमें जुड़ गए, रशिया भी जुड़ गया। और फिर ये द्वितीय विश्व, कितने टोटल नंबर ऑफ देश अगर आपसे पूछे ना, तो 61 देशों ने इसमें पार्ट लिया था। ना चाहते हुए भी क्या होता है, क्या है, दोस्ती यारी होती है तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं राष्ट्र एक दूसरे के लिए। क्लियर है? अच्छा, आपसे पूछा कि तत्कालिक, इमरजेंसी, बिल्कुल सडन जो रीज़न था युद्ध का, वो क्या था? तो वो यही था, जर्मनी ने पोलैंड पर, पोलैंड, पोलैंड पर क्या करा था? अटैक कर दिया था। बस फिर इनके मित्र राष्ट्र आ गए, वो इनका साथ देने लगे, इनके आ गए, वो इनका साथ देने लगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो, नमक कहाँ बना सकते हो? समुद्र से बना सकते हो। अब अगर समुद्र से बना सकते हो तो सबसे लंबी समुद्री रेखा गुजरात की ही है, तो गुजरात में ही बनता होगा। ऐसे आप याद कर लो। कितने स्टेट लगे हैं समुद्र से? 9 लगे हैं, ऐसे याद कर लो। गुजरात में क्या सिर्फ नमक ही खाओगे? नहीं, मूंगफली भी ज़्यादा होता है और कपास भी, मूंग, ठीक है, ज़्यादा होता है। अच्छा, गुजरात में एक
पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग है, उसे जीआई टैग प्राप्त है। क्लियर है। अगर आप पान खाते हो उसमें डलती है सुपारी, ये चाहिए तो कर्नाटक जाइए, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पैदावार है इसकी। क्लियर है। इधर पे लिखा है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल तो जूट के लिए फेमस है भाई। क्लियर है। अच्छा केरल भी तो लिखा है, तो केरल में रबड़ और क्या, मसाला और क्या, और क्या इधर पे जीआई टैग मिल रखा है किसे, तिरूर पान के पत्ते को, और पान में डलती है सुपारी, तो कर्नाटक बगल में जाओ। क्लियर है। और मर और इधर पे गुड़ भी है, मर यूर गुड़, बहुत पूछा जाता है रेलवे के, अभी जो एनटीपीसी के पेपर हुए उसमें बहुत पूछा गया जीआई टैग का। क्लियर है। अच्छा इधर पे एक कॉफ़ी भी है, वायनाड, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। क्लियर है। तो और महाराष्ट्र की बात कर लें अगर, तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा आम, जिसका नाम है क्या, अल्फांसो आम, इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। अच्छा आम थोड़ा येलिश पीले कलर का होता है, पीले से याद आती है हल्दी, तो हल्दी का नाम पूरा सांगली हल्दी अगर हम बोल दें तो ये महाराष्ट्र में इसे जीआई टैग प्राप्त है। बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। एक जीवित वास्तु पैदा हुई है, राष्ट्र संघ के बारे में यह कथन किसने कहा था। जीवित वस्तु, वास्तु नहीं है भाई, ये वस्तु है, पैदा हुई है, ये विल्सन ने कहा था। क्लियर है। और राष्ट्र संघ क्या, यूएन की बात हो रही है इधर पे। गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र, इसे मैनोमीटर बोला जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, और थर्मामीटर से आप टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है ना। एक होता है बैरोमीटर, से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। एल्टीमीटर हाइट नापा जाता है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं। एमीटर से करंट नापा जाता है। क्लियर है। विंड एनीमोमीटर विंड की स्पीड मेज़र करते हैं। ऑडोमीटर बताओ तो गाड़ी की स्पीड मेज़र करते हैं। क्लियर है। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड, बताएगा कोई। नाइट्रस ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, और इसका फॉर्मूला है N2O। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस है। क्लियर है। सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिड है, H2SO4, ठीक है, सल्फर, और सल्फ्यूरिक एसिड भी जैसे बोलते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 जो बोल रहे हैं ना, ये जो है ग्रीन हाउस गैस भी है। क्लियर है। नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो इस देखो विटामिन का तो क्वेश्चन कोई छोड़ नहीं आना पेपर में, क्यों, इतनी बार डिस्कस हो गया, पूरा का पूरा विटामिन पढ़ा दिया। इसका सही आंसर के है। क्यों, ब्लड क्लॉटिंग में के ही काम आता है। इसका जो रासायनिक नेम है वो फाइलोक्विनोन है। ये कहाँ बनता है, ये लीवर में बनता है। क्लियर है। ब्रेन वो हेमोरेज, अगर खून का प्रवाह बॉडी में ज़्यादा होने लगे तो उसे रोकने के लिए विटामिन के की ही आवश्यकता पड़ती है। इसे फर्टिलिटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्लियर है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, और अगर बच्चों में हो तो रिकेट्स, और बड़ों में हो तो ऑस्टियोमेलेसिया, बता चुके हैं। विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। रेटिनॉल इसका वो साइंटिफिक नेम है। क्लियर है। अच्छा खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, कोई बताएगा विटामिन। तो भैया वो पाया जाता है विटामिन सी, मतलब कि ऑस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी चाहिए हो, धूप। क्लियर है। धूप अगर हिंदी में इंग्लिश में लिखोगे धूप को, तो डी से लिखते हैं, धूप लिखते हैं, तो डी ही ऐसे रट लो। क्लियर है। सनरेज में जाके बैठा करो सुबह, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है HIV विषाणु, विषाणु मतलब वायरस, से कौन सा रोग होता है। तो इसको बताने की क्या नीड है, नहीं, एड्स फैलता है। अच्छा वायरस से देखो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डिसीज यानी कि रोग का नाम होता है और ऑप्शन दिए रहते हैं कि ये वायरस से है, बैक्टीरिया से है, प्रोटोजोआ से है, फंगल से है, किससे ये बीमारी होती है। तो आज देख लो ये लिखा है डिसीज, ये चार तरह से हो सकती। एक तो B फॉर बैक्टीरिया, V फॉर वायरस, P फॉर प्रोटोजोआ, और F फॉर फंगल, फंगस लग जाती है ना उससे फैल सकती है। क्लियर है। तो वायरल की अगर बात हुई है, वायरस की अगर बात हुई है, कोरोना भी फैल रखा है, वो भी वायरस से ही हो रहा है। तो कैसे याद रखोगे कितनी डिसीजेज वायरस से होती है, बहुत ईजी में IAS की तैयारी करोगे, MMS, क्लियर है, और PRH, ठीक है, जैसे IRS होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, वैसे PRH रख। अब कैसे, I मतलब इन्फ्लुएंजा, A मतलब एड्स, नहीं हो गया, S फॉर स्मॉल पॉक्स, IS हो गया, MMS मम्स मीजल स्वाइन फ्लू, ये भी वायरस से होता है। क्लियर है। हाँ। R फॉर रेबीज, H फॉर हेपेटाइटस, P फॉर प्लेग, ये सब वायरस से ही होता है। क्लियर है। आई थिंक याद हो गया होगा आपको। कोई पूछे बैक्टीरिया बताओ, तो इसके लिए कितना देखो, CD लो TTT की, और LPG गैस, उसमें बस डबल PSG कर दो। क्या है ये, कॉलरा, डिप्थेरिया, टाइफाइड, टिटनेस, ठीक है ना, लेप्रोसी हो गया, निमोनिया हो गया, और साइफिल्स हो गया, और ग्नोर्सिया हो गया। क्लियर है। ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बैट्स रात में जो चमगादड़ हैं वो कैसे उड़ते हैं, कोई ना कोई तरीका तो यूज़ करते होंगे। तो ये पराश्रय, अल्ट्रासोनिक
वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। होता क्या है, ये उड़ते हैं, वेव्स निकालते हैं वॉल्स में, दीवारों में, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, तो इन्हें पता चल जाता है इतनी दूर पे एक कोई और ऑब्जेक्ट है, उससे हम टकराएं ना। ये सहायता होती है इनकी। नेक्स्ट है हेली पुच्छल्ला तारा यानी कि कॉमेट्स की अगर हम बात करें तो कितने वर्ष बाद दिखता है, तो इसका आंसर है 76। ना 46, ना 66, ना 86, क्या है, 76 है। अच्छा, कॉमेट्स कहाँ दिखेगा, आसमान में, आसमान में दिखेगा तो ये सोलर सिस्टम की बात हो गई। अगर सोलर सिस्टम की बात हो गई तो कुछ क्वेश्चन आता ही है, तो वो देख लो। अच्छा बताओ कितने प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं। कौन से हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। अब कुछ कहेंगे हाथ खड़ा करके सर प्लूटो, प्लूटो को बेटा आप नहीं मानते हैं, 2006 में से जो है ड्वार्फ प्लेनेट की घोषणा कर दी गई है कि अब इसे प्लेनेट में काउंट नहीं करेगी। तो प्लेनेट काउंट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो एलिजिबल हो तभी तो कर पाते हो, तो प्लेनेट आते हैं फॉर्म भरने तो प्लेनेट से बोलते हैं। क्या आप सन का कॉन्टिन्यू चक्कर लगाते हैं, तो प्लेनेट बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं कि जो चक्कर आप लगाते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, वो एक टाइम पीरियड फिक्स है या नहीं, प्लेनेट कहते हैं हाँ। क्लियर है। एक निश्चित दूरी तय करना, टाइम पीरियड, समय अवधि फिक्स होना, ये सब क्राइटेरिया है प्लेनेट होने के लिए। अब प्लूटो क्या करता था, कभी सन का चक्कर लगाया, कभी अपना अलग ही भटक रहे, कभी बहुत स्पीड में लगा दिया तो कभी लगा ही नहीं रहे, बहुत स्लो स्लो चल रहा है, कभी दिख ही नहीं रहे, आउट ऑफ द ऑर्बिट हो गए, दिख ही नहीं रहा। हर प्लेनेट की अपनी फिक्स ऑर्बिट भी होती है, ये क्या करते थे, जंप करते थे अपनी ऑर्बिट से दूसरे के में आ गए। क्लियर है, इसीलिए। अच्छा, मैंने बताया ये तो देखो, सोलर सिस्टम में बीच में तो सन है, फिर ऐसे ऐसे बना है सोलर सिस्टम। क्लियर है। तो सबसे बड़ा प्लेनेट अगर मैं पूछूं तो जुपिटर है। इसी की एक सैटेलाइट है गैनीमेड, वो सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है और जुपिटर की भी। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह वो है सैटर्न, जिसे शनि बोला जाता है। क्वेश्चन आता है टाइटन किसकी सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट है सैटर्न की, याद हो जाएगा। देखो प्लेनेट सन का चक्कर लगाते हैं और सैटेलाइट प्लेनेट का चक्कर लगाती है, इसलिए चंद्रमा अर्थ पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अच्छा, अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है, मून है। मून है या नहीं है। अच्छा, ग्रीन प्लेनेट किसे बोला जाता है, ग्रीन प्लेनेट बोला जाता है नेपच्यून को। देखो GREEN, जी से शुरू हो रहा है ग्रीन, एन पर खत्म हो रहा है नेपच्यून, ऐसे याद कर लो। नेपच्यून किसने खोजा था, किसने बताया था कि नेपच्यून नाम का एक प्लेनेट है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2018-17 में पूछा गया है, तो उनका था विलियम हर्शेल। कब, 1781 में, जब अपन पैदा भी नहीं हुए थे। क्लियर है। अच्छा, आपसे पूछ लें सबसे दूर प्लेनेट कौन सा है, तो वो नेपच्यून ही है। क्लियर है। अगर आपसे पूछ लें कि लाल ग्रह, रेड प्लेनेट, तो वो मार्स है। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें ब्लू प्लेनेट या फिर वाटरी, पानी वाला ग्रह कौन सा है, तो वो है भैया अर्थ। नेहा कक्कर का गाना भी है, पानी ब्लू है और वो धरती पे ही रहती है। क्लियर है। आप, अच्छा, अर्थ जो है वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। अगर आपसे पूछ लें, क्या पूछ लें, अर्थ के सन के सबसे पास प्लेनेट कौन सा है, तो मरकरी है। जो मैंने शुरू में नेमिंग लिखवाई वो सन से प्लेनेट की दूरी ही के बेस पे लिखवाया था। क्लियर। तो इसके बाद मैंने जस्ट मरकरी के बाद वीनस लिखवाया, तो दूसरे नंबर पर सन से दूसरा ग्रह कौन सा दूर है, वो वीनस है। अच्छा, सन के पास जो ग्रह सबसे पास होगा वही सबसे गर्म होगा, क्योंकि सन क्या है, आग का गोला। तो मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, गर्म प्लेनेट है। क्वेश्चन आता है, वीनस को अर्थ ट्वेन बोलते हैं क्यों, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अर्थ जैसा है, दिखने में भी अर्थ जैसा है। क्लियर है। इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। अब कैसे रटोगे, EVM, EVM इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, वो नहीं है ये। V फॉर वीनस है, अर्थ का ट्विन बोला जाता है। E से इवनिंग स्टार और M से मॉर्निंग स्टार, तो EVM रट लो, काफ़ी सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें वीनस कौन से नंबर का है सन से, तो ये दूसरे नंबर पे आता है, सन से इधर को चलोगे तो दूसरे नंबर पे वीनस आएगा। बोलो हाँ। चलो बस अब आगे बढ़ते हैं आई थिंक। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय, जो भारतीय सिविल सेवा ICS, इस समय जो IAS है ना वही, उस समय ICS में सफल हुए, कौन बताएगा भाई, ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखो इनके केस में या किसी के भी केस में, हिस्ट्री के केस में, दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी हैं बताते हैं, आइए। देखो मैंने बात की ICS की तो एक लिट्टन हुए, उन्होंने 23 से घटा के, पहले होता था 23 साल में आप फॉर्म भर पाओगे, इन्होंने कह दिया नहीं 19 के लड़के भी भरेंगे। फिर आए रिपन, उनने बोल दिया
उनने बोल दिया 19 नहीं 21, तब से 21 ही है, ठीक है। और जो सिविल सेवा के पितामह भी रिपन को बोला जाता है, इनको आप याद रख सकते हैं, पॉइंट अच्छा पॉइंट है, ये पूछ लिया जाता है रेलवे में, एसएससी में, क्लियर है। तो पहले पूछेंगे 23 से 19 किसने कर दी थी एज, लिट्टन। फिर रिपन आए, उनने रिवर्स कर दिया 19 से 21। अब तो 21 की एज में आई इसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, ये अंग्रेजों की बात चलिए, जो अंग्रेजी तो थे, लिट्टन हुए, रिपन हुए, ये वॉइस राय, गवर्नर जनरल, क्लियर है। अच्छा, बीच बीच में स्पीड में बोल जाता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप समझ जाते होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं एक साथ, तो सब मन होता है सब बता दूँ, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें स्पीड में भी बता देता हूँ। अच्छा, अंग्रेज भारत में आए, आए, अंग्रेजों से मतलब था इंग्लैंड से जो लोग आए, इंग्लिश, ब्रिटिश। लेकिन यूरोपियन एडवेंट मतलब जो यूरोपीय आए काफ़ी सारे आए, कौन कौन से, सबसे पहले आए पुर्तगाल, फिर डच आए, डच, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांस आए। ये सीरीज है, इसे रट लो। सबसे लास्ट में फ्रांस आए, चले भी जल्दी गए थे, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाल आए, सबसे बाद में गोवा, 87, 1987 आज़ाद हुआ था ना, तब गए थे ये, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। वास्को ड गामा सबसे पहले आया था 1498। जीएस की सबसे खूबसूरत बात ये, आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो कहीं भी, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर हमारा समाप्त होता है आज का प्रश्न उत्तरी। सो थैंक यू भाई सुनने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। योर जी की लाइब्रेरी नाम है जिसका, जहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है।